Hello everyone, welcome to the channel Knowledge Decode. Today we will discuss the topic balance of payments. It's an important topic of economy and there are multiple questions asked in UPSC prelims earlier also on this topic. So let's start. Balance of payment means let's assume कि ये वर्ल्ड है और ये इंडिया है, ठीक है। अब वर्ल्ड के साथ मतलब आउटसाइड द कंट्री जो भी इंटरेक्शंस हो रही हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं इकोनॉमिक, तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं बिटवीन द कंट्री दैट इज़ इंडिया एंड आउटसाइड द कंट्री दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर BOP। मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कुछ मनी आ रहा है, कुछ मनी जा रहा है, इनटेक एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल स्टडीड अंडर द हेड ऑफ BOP। BOP में हमने दो पार्ट्स कर रखे हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में किसके ट्रांजेक्शन्स कोई भी जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब इस रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वी कैन कंक्लूड अ सिंपल बिजनेस। गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बाहर ट्रांजेक्शन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट किसी कंट्री से लोन ले रही है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक से उसको कोई लोन मिल रहा है, या इंडिया कभी किसी दूसरी कंट्री को लोन दे रही है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स BOP के अंडर में आएंगी। बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, किसी इंडिविजुअल की, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन रेसिडेंट हो जो बाहर आउटसाइड वर्क कर रहा है और वो तो जो उसकी जो इनकम उसको मिल रही है दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर BOP। या बाहर हमारी फैमिली का कोई पर्सन है जो बाहर रह रहा है, तो वो रेसिडेंट तो काउंट नहीं होगा, बट जब वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अमाउंट भेज रहा है दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर BOP। तो ये सारी चीज़ें हम BOP में पढ़ते हैं। तो शॉर्ट में कि कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट इज़ डन between the country and the rest of the world that is studied under BOP। अब BOP को मेंटेन कौन करता है? तो हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, तो इंडिया के केस में RBI जो है वो प्रिपेयर करती है डेटा फॉर BOP। IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पे RBI प्रिपेयर्स द BOP फॉर इंडिया। अब BOP को हम जब स्टडी करेंगे तो BOP को स्टडी करने के लिए वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू हेड्स, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि करेंट एंड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है। करेंट अकाउंट जो है इसमें हम इसको भी हमने टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मर्चेंडाइज, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रेड वाला जो कॉन्सेप्ट, ट्रेड वाला जो पोर्शन है दैट इज़ हेयर, एंड इनविजिबल्स। ट्रेड में जो गुड्स हैं जैसे इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारी कैटेगरी आएंगी। और इनविजिबल्स में जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कोई पर्सन बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं या कोई पर्सन वहाँ वर्क कर रहा है, तो वह पर्सन हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी आपकी इनविजिबल्स में आएंगी। इसके अलावा फैक्टर इनकम मतलब कोई पर्सन है जो इंडियन रेसिडेंट है जो US की कंपनी में वर्क कर रहा है, तो जो उसको जो इनकम या सैलरी रिसीव हो रही होगी वो इनविजिबल्स में आएगी, ठीक है। इसके अलावा हमने कोई इंडियन रेसिडेंट्स ने आउटसाइड द कंट्री कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसको जो उस पर प्रॉफिट हो रहा है, जो डिविडेंड मिल रहा है, वो सब इसका पार्ट होगा। तो करेंट अकाउंट में हम ये जस्ट ट्रांजेक्शन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो है। कैपिटल अकाउंट में वी विल कंसिडर द लाइबिलिटी एंड एसेट पार्ट, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो या तो लाइबिलिटी और एसेट पे इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब या तो हमारे एसेट को इंक्रीज़ कर रहा है या हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है या वाइसा वर्सा उसको डिक्रीज़ कर रहा है, तो वो सब कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हम इसको जब डिटेल में और पढ़ेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड। तो करंट अकाउंट में दो पार्ट हो गए, एक तो मर्चेंडाइज हो गया और एक इनविजिबल हो गया। तो मर्चेंडाइज में एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आएंगे। अब इसमें जितनी भी जो हम चीज़ें इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। एक्सपोर्ट में जो आपका एक्सपोर्ट में हमारे यहाँ से सामान जा रहा है, इंपोर्ट में हम लोग मंगा रहे हैं। इनविजिबल में आपका सर्विस सेक्टर आ जाएगा,
फैक्टर इनकम मतलब जो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम हैं वो, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन, वेजेस मिल रही हैं, या हमें किसी चीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इनकम में आएंगी। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, हमारे कोई एसेट्स हैं बाहर, उस पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, ये सब फैक्टर इनकम में आएगा। और लास्ट इसी का इनविजिबल का पार्ट है ट्रांसफर्स मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि कोई पर्सन है जो बाहर जॉब करता है आपकी फैमिली का, वो आपको मंथली जो अमाउंट भेजता है, क्योंकि वो आपको, आप इंडियन रेसिडेंट हैं बट वो क्योंकि मोर देन 1 ईयर से बाहर है तो वो इंडियन रेसिडेंट में काउंट नहीं होगा। वो जब आपको कुछ अमाउंट भेज रहा है दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर रेमिटेंसेस, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सब भी आपका करंट अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट फाइनेंशियल ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारी लायबिलिटी पे या एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब नेक्स्ट कम टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी एंड एसेट्स पे इम्पैक्ट, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे FDI आ रहा है, FPI आ रहा है, तो ये हमारे लिए एसेट है, ठीक है। इसके अलावा लोन्स दोनों हो सकते हैं। ECB का मतलब है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जैसे हम लोग मतलब इंडियन बिजनेसेस या इंडियन गवर्नमेंट जब बाहर से लोन लेती है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से ये हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज़ करें, क्योंकि लोन्स हमारे लिए लायबिलिटी हैं। इसके अलावा इवन अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, अगर हम किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री को लोन दे रही है तो वो सब इसमें आ जाएगा। और लास्ट इसका पार्ट होता है NRI डिपॉजिट्स, क्योंकि फॉरेन करेंसी में कुछ NRI डिपॉजिट्स होते हैं तो वो हमारे लिए एसेट का वर्क करते हैं, तो वो भी आपके बैंकिंग कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है करंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं जो हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल लोन तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। क्यों लोन है? क्योंकि लोन इट्स अ लोन अगर हम दे रहे हैं तो वो आपका हमारे लिए एसेट हो जाएगा। अगर इंडिया ने किसी को लोन दिया तो वो इंडिया के लिए एसेट है, ठीक है। या अगर हमने किसी से लोन ले रखा है तो वो इंडिया के लिए लायबिलिटी है। बट इंटरेस्ट जो हम देते हैं लोन के लिए वो किस कैटेगरी में आएगा? सोचिए आप ज़रा कि किस कैटेगरी में आना चाहिए। इंटरेस्ट जो है वो, अगर हमने कोई लोन ले रखा है और हम उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हमारी लायबिलिटी को कम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं दैट इज़ कम अंडर दिस पार्ट, इनविजिबल्स करंट अकाउंट का पार्ट होगा। या हमें अगर किसी से इंटरेस्ट मिल रहा है लोन के लिए तो वो भी हमारे एसेट्स को कम नहीं कर रहा है, तो वो भी आपका इसका पार्ट होगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट जो है वो आपका इसका पार्ट होंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो अपने जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं उसको प्राइवेटाइज़ कर रही है, उसको प्राइवेट प्लेयर्स को सेल आउट कर रही है। तो इससे गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? इससे फर्स्ट चीज़, गवर्नमेंट के जो एसेट हैं, एसेट कम हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल कोई कंपनी थी जो गवर्नमेंट की थी, लेकिन अब वो उसको सेल आउट करके प्राइवेट प्लेयर्स को दे रही है, तो एसेट कम हो रहे हैं, ठीक है। तो एसेट कम हो रहे हैं तो इट्स कम इनटू कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा और उससे गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन हो गई। तो इस तरीके से हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स टेक अ PYQ विच इज़ रिसेंटली आस्क्ड इन UPSC प्री 2025 एंड लेट्स चेक कि हमने कितना समझा। तो ये क्वेश्चन है, कैपिटल रिसीव्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वी नो कि ये टोटली करेक्ट है, क्योंकि कैपिटल रिसीव्स जो होती हैं या तो हमारी लायबिलिटी को बढ़ाते हैं या हमारे एसेट्स को डिक्रीज करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ बोरिंग आपका एक टाइप ऑफ लोन हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट अभी हमने करा कि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो अपने एसेट्स को क्या कर रही है, सेल आउट कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आपका एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल। और गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी कैपिटल रिसीव का पार्ट है। थर्ड इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या इंटरेस्ट रिसीव लायबिलिटी है गवर्नमेंट की? नहीं, इंटरेस्ट रिसीव ना तो लायबिलिटी का पार्ट होता है ना एसेट का पार्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है और थर्ड हमारी रॉन्ग है। तो आंसर शुड बी A, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, एंड थर्ड वन इज़ रॉन्ग। तो फॉर टुडे वी आर एंडिंग दिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।